वो जो रेलिंग से गिरने वाली घटना है, वो पिछले साल की है फतेहपुर सीकरी। चोट लगने की जो घटनाएँ हैं, ज़्यादातर तो सैटरडे, संडे में जब क्राउड ज़्यादा होता है, तो नॉर्मली 1 या 2 इंसिडेंट रिपीट हुए हैं या होते हैं। जो हमको आपको टिकट मिलती है, उसकी वैलिडिटी ताजमहल में 3 घंटे के लिए होती है। दूसरा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर मॉन्यूमेंट पे जगह-जगह जो कल्चरल नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं, उसको क्यूआर कोड में हम कन्वर्ट कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा अग्रवाल और आप देख रहे हैं टीएनएफ टुडे। तो दोस्तों, आज हमारे साथ यहाँ पर चर्चा के लिए मौजूद हैं सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट जो कि आगरा डिवीज़न को हेड करते हैं, डॉक्टर राजकुमार पटेल सर। तो सर, जैसा कि आगरा में ताजमहल एक खूबसूरती का वो बना हुआ है, केंद्र बना हुआ है, तो यहाँ पर पर्यटकों की संख्या काफ़ी अधिक मात्रा में आती है। तो जैसे कि ताजमहल पर कई बार ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वहाँ पर असुविधाएँ आ रही हैं पर्यटकों को या फिर वहाँ पर अभी कई बार अखबार में निकला कि रेलिंग से गिरकर महिला की मृत्यु हो गई। तो इस तरीके की जो व्यवस्थाएँ अव्यवस्थित चल रही हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो क्लियर कर दूँ कि अभी रेलिंग से गिर कर के ताजमहल प्रेमाइसेस में किसी की मृत्यु की कोई घटना नहीं है। अ, कोई इंजरी से डेथ पिछले 20 सालों में ताजमहल प्रेमाइसेस में नहीं है, पहली चीज़ तो है। वो जो रेलिंग से गिरने वाली घटना है, वो पिछले साल की है फतेहपुर सीकरी की। जहाँ तक आप अव्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, देखिए ताजमहल में शनिवार, रविवार या जो बाकी के अवकाश वाले दिन होते हैं, उसमें पर्यटकों की काफ़ी संख्या होती है। कई बार 40,000 तक टिकट काउंट होता है। उसके अलावा जो 15 वर्ष से कम के लोग हैं, उनकी संख्या बहुत होती है और कई बार सैटरडे, संडे में 5 से 7,000 के आसपास अलग-अलग स्कूल के बच्चे आते हैं। तो अगर हम ऐसा देखते हैं, तो टोटल हेड काउंट कई बार 80,000 से 1 लाख के बीच जाता है। आप सोचें कि एक लिमिटेड एरिया में जब एक दिन में 12 घंटे के अंदर लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग जाते हैं, उन क्राउड को मेंटेन करना, उसको मैनेज करना एक कितना बड़ा चैलेंज है। चोट लगने की जो घटनाएँ हैं, ज़्यादातर तो सैटरडे, संडे में जब क्राउड ज़्यादा होता है, तो नॉर्मली 1 या 2 इंसिडेंट रिपीट हुए हैं या होते हैं और वो भी तब होते हैं कि जब विज़िटर थोड़ी-सी असावधानी बरतता है। हम सबको पता है कि जो मॉन्यूमेंट प्रीमाइसेस हैं, वो एंशिएंट प्रीमाइसेस हैं, उसके अंदर हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। इवन देन जितना बेस्ट पॉसिबल है, हम कोशिश करते हैं कि उसको टूरिस्ट फ्रेंडली बनाएँ। जो यूनिवर्सली एक्सेसिबल के जो प्रिंसिपल्स हैं, हम उसको फ़ॉलो करें। आपको जगह-जगह पे जहाँ सीढ़ी नैरो है, आपको वाइड किया हुआ स्टेप्स दिखेंगे। जगह-जगह पे जहाँ ज़रूरी है, वहाँ पे आपको रैंप के प्रोविज़न दिखेंगे। तो फ़ोकस ये होता है कि हम अपनी तरफ से जितनी एमेनिटीज़ दे सकते हैं, विदिन द नॉर्म्स या विदिन द प्रिंसिपल वो देते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी पर्यटक जाएँ मॉन्यूमेंट प्रीमाइसेस में, चूँकि वो ओल्ड एरिया है और उसमें उनकी सतह जो होती है अनइवन होती है। तो हमको आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। वो मॉन्यूमेंट प्रीमाइसेस एकदम प्लेन ग्राउंड नहीं है कि आप बिल्कुल आँख बंद करके या असावधानी पूर्वक चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भी मॉन्यूमेंट प्रीमाइसेस में जो भी हेरिटेज साइट है वो कहीं पे भी है, जब भी आप उसके अंदर जाएँगे, आपको अपने लिए भी और स्मारक के लिए भी दोनों की सावधानी आपको बरतनी होगी। सर, जैसा कि कोरोना टाइम पर ऑनलाइन टिकट का एक प्रावधान स्टार्ट हुआ था, तो उसमें ये चीज़ें भी हैं कि टाइमिंग मेंशन रहती है कि आपको किस टाइम पे जाना है, मॉर्निंग में जाना है, आफ्टरनून में जाना है या इवनिंग में जाना है। तो क्या वहाँ पर कोई ऐसा डिटेक्ट ने करने के लिए नहीं है कि कोई पर्यटक है, उसको कितना समय हो गया है वहाँ पर घूमते हुए? ये मैकेनिज़्म है जो हमको आपको टिकट मिलती है, उसकी वैलिडिटी ताजमहल में 3 घंटे के लिए होती है। कोविड पीरियड में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। विज़िटर्स की संख्या कैपिंग करके हमने 5,000 कर दी थी, ना? तो जो 5,000 से और 1 लाख, बीच में ना 95,000 का फ़र्क है। तो ये हुआ है और उस समय बहुत ध्यान दिया जाता था कि ज़्यादा क्राउड इकट्ठा ना हो, किसी भी लोकेशन में, गेट पे, फ्रिस्किंग पॉइंट पे, ताजमहल के अंदर, ये सारी चीज़ें। क्योंकि हम लोग अब उस रिस्ट्रिक्शन से बाहर आ चुके हैं, तो ये रिस्ट्रिक्शंस अभी है नहीं। लेकिन अभी भी टाइम स्लॉट है टिकट पे, एक टिकट ताजमहल में 3 घंटे के लिए वैलिड होती है। नॉर्मली मॉन्यूमेंट प्रीमाइसेस में मेजॉरिटी ऑफ टूरिस्ट जो होता है इसके बीच निकल जाता है क्योंकि लौटते समय जब टिकट स्कैन होता है तो
उसमें भी ये इंडिकेट हमको नहीं करता कि कोई आदमी पिछले 5 घंटे से या 6 घंटे से मॉन्यूमेंट प्रीमाइसेस में कि कोई ऐसे क्यूआर कोड भी लगाए जा रहे हैं मॉन्यूमेंट्स पर जी वो जान सके या बाकी लैंग्वेजेस का भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट किया जा रहा है? हमने एक पहल की थी, तो कुछ बच्चे या टूरिस्ट जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, उनको कई बार एकत्रित होके कोई चीज़ पढ़ने में दिक्कत होती है। तो हमने कई मॉन्यूमेंट पे ताजमहल पे भी लगना है, बट ताज पे अभी नहीं लगा, बाकी पे लगा हुआ है। एक साइन लैंग्वेज है, तो एक क्यूआर कोड लगाया है, तो जैसे उसको आप अपने मोबाइल में स्कैन करते हैं, तो उसमें वॉइस ओवर भी है और जो साइन लैंग्वेज होती है, साइन लैंग्वेज में भी वो जो स्क्रिप्ट है, उस पूरी स्क्रिप्ट के सहारे मॉन्यूमेंट को नैरेट किया गया है। तो ये जो लोग इस तरह के भी टूरिस्ट आते हैं, ये उनके लिए भी हेल्प होगा। दूसरा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर मॉन्यूमेंट पे जगह-जगह जो कल्चरल नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं, उसको क्यूआर कोड में हम कन्वर्ट कर दें। तो जैसे हम उसको क्यूआर कोड में कन्वर्ट करेंगे, वो जो है जब आप मॉन्यूमेंट पे जाएँगे, जैसे अपने क्यूआर कोड अपने मोबाइल से उसको स्कैन करेंगे, तो उसकी जो पूरा इतिहास है, उसकी जो जानकारी है, वो आपके मोबाइल पे आपको अलग-अलग लैंग्वेज में हिंदी एटलीस्ट शुरुआत में हम हिंदी, इंग्लिश करेंगे, वो उसमें आपको दिखने लगेगी। सर जैसे कि हम लोग देखते हैं कई बार टूरिस्ट को परेशानी होती है लपकों से। जो हॉकर्स लोग होते हैं वो उनको काफ़ी परेशान करते हैं, अपना सामान बेचने के लिए उनको हैरेस करते हैं कई बार, चीज़ें निकल कर आती हैं। तो जैसे जो ताजमहल के आस-पास जितनी भी दुकानें हैं, उस पर कुछ इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस आपके द्वारा या कुछ स्ट्रिक्टनेस वहाँ पर दिखाई जा रही है? देखिए आपका ये जो प्रश्न है, ये यद्यपि हमारे जुरिस्डिक्शन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हम हमारा कार्यक्षेत्र हमारे मॉन्यूमेंट के अंदर तक सीमित है। बाहर के लिए अलग-अलग एजेंसियाँ होती हैं, बट एक चीज़ एप्रिशिएट करना होगा, कभी ख़ास करके जो लोकल पुलिस है ताज के आस-पास, उन्होंने लपकों को लेकर के बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारी चीज़ें की हैं और पिछले कुछ महीनों में तो काफ़ी प्रभावी नियंत्रण दिखाई दिया है। तो चूँकि ये मेरा जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो मेरा दायरा नहीं है, हमारी कार्यशैली, हमारा कार्यक्षेत्र हमारे स्मारक के अंदर तक सीमित है। हमारा जुरिस्डिक्शन हमारे सिर्फ़ मॉन्यूमेंट के अंदर है। बाहर के लिए हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ़ इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हम रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा का जो भी एक्टिविटी है, वो हमारे दायरे में नहीं आती। तो सर जैसे कि वहाँ पे जो गाइड होते हैं, अलग-अलग प्रकार की आईडी उनके पास होती है। कोई कहता है कि हमें आगरा अथॉरिटी की तरफ से मिली हुई है, कोई कह रहा है हमें एएसआई की तरफ से मिली हुई है। तो इसका पता किस तरीके से किया जाता है कि ये व्यक्ति जेन्युइन है या नहीं है? देखिए, आगरा में ना 3 तरह के आपको गाइड मिलेंगे। एक वो गाइड है जिनको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने डीओटी ने लाइसेंस दे रखा है। उनको हमने वैलिडेट किया हुआ है एंडोर्समेंट जिनको बोलते हैं। दूसरे गाइड हैं जो स्टेट यूपी स्टेट टूरिज़्म है उनका। उनके भी उन लोगों को लाइसेंस को हमने वैलिडेट किया हुआ है, एंडोर्स किया हुआ है। तीसरी एक गाइड है जिनको भी पर्यटन ने जारी किया है, वो लोकल गाइड है। हमने उनको एंडोर्स किया हुआ है। मॉन्यूमेंट प्रीमाइसेस में वो गाइड जाकर के कार्य कर सकते हैं, जिनको लाइसेंस मिला हुआ है प्लस जिनको एएसआई ने एंडोर्स किया हुआ है। ठीक है? तो हम सिर्फ़ गेट पे ये निर्धारित करते हैं कि आपके पास वैलिड लाइसेंस है या नहीं है। एक बार आपके पास लाइसेंस है, आप मॉन्यूमेंट के अंदर चले गए, हम आपसे अपेक्षा करते हैं, क्योंकि आप एक ट्रेन्ड गाइड हैं, तो स्मारक पे और पर्यटक के साथ आप बेहतर व्यवहार करेंगे, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग उस तरह से हुई है। तो हम मॉन्यूमेंट प्रीमाइसेस के अंदर स्पेशल गाइड या फ़ोटोग्राफ़र की मॉनिटरिंग के लिए अलग से मैन पावर डिप्लॉय करना नहीं चाहते, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग उस तरीके से हुई है, हेरिटेज प्रीमाइसेस में कैसे व्यवहार करना है। इसलिए हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप बेहतर व्यवहार करें।